ठीक है, चलो बात नहीं, पेन जला दो। टुक्का मीठा नहीं है भाई, ये साफ ही नहीं है। तो एवरेज पावर पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला क्या है? DRMS IRMS कॉस फाई का क्या नाम था? पावर फैक्टर। इसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पावर फैक्टर की? कॉस फाई पावर फैक्टर है। बाकी इंडक्टिव सर्किट को प्योर रेजिस्टिव के अलावा हमारे पास सर्किट अगर इंडक्टिव होता है या कैपेसिटिव होता है तो पावर फैक्टर क्या होता है? जीरो होता है। बाकी में पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? जैसे अगर कॉम्बिनेशन के सर्किट आ जाए तो R/Z, दोनों कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? LR और RC या CR, ठीक है। बाकी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन और है LC को मैंने आपसे बोला था EMW में पढ़ा जाएगा, उसमें बस ऑक्सीलेशन पढ़ना है। चलिए अभी हेडिंग डालिए, क्वेश्चन करिए पहले, हम पावर पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे चलेंगे टॉपिक पे LCR। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। बाकी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन तो हो गए थे ना, जैसे 2-4 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में कराए थे ना, LC RC इन सब चीज़ों में। चलिए पावर वाले पे बात किया जाएगा। पावर वाले पे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी जहाँ पे जो भी होगा क्वेश्चन बोल रहे हैं। जब भी पावर का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें केवल पावर का उसमें कुछ नहीं पूछेगा, कई क्वेश्चन उसमें मिक्सअप होंगे। लास्ट में उसमें हो सकता है पूछ दे एवरेज पावर बताइए, ठीक है। लिखिए in a RC series circuit, in a RC series circuit, R is equal to 30 ohm, C is equal to 0.25 microfarad, V is equal to 100 volt, and omega is equal to 10,000 radian per second. Find current and find the current and average power. करंट क्या है? सीरीज में है तो जाहिर सी बात है दोनों में सेम करंट जाएगा, तो किसके क्रॉस करंट निकालना है ये हमसे नहीं बोला,
उसने बोला फाइंड द करंट, क्योंकि ये सर्किट देखो सीरीज में है और सीरीज में तुम्हें पता है दोनों में सेम करंट जाएगा, तो बस करंट बोला है। अगर वो पोटेंशियल बोलता, देखो उसने पोटेंशियल दे दिया बट किसी के क्रॉस पूछ देता पोटेंशियल, सपोज दैट आर के क्रॉस पूछ दे, तो ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा मैं इसमें दिया तो है पोटेंशियल भी निकालने का, बट थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, दो पार्ट है इसमें, सॉल्व करिए इसको, बताइए आंसर। एक क्वेश्चन और है, एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज combination of a circuit element X and Y. The current in a head of a voltage in a phase by pi by 4 if a element X is a pure resistive of 100 ohm. पहला, नेम द सर्किट एलिमेंट Y का नाम क्या है, एंड सेकेंड पूछ रहा है कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ अ करेंट इफ RMS वोल्टेज इज 141 वोल्ट। तो क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बताइए। इसमें पावर नहीं पूछा है, क्वेश्चन आया हुआ है और इसलिए मैंने दिया, क्योंकि एक्स वाई दे दिया तो हो सकता है अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्स बता दिया गया है कि ये रेजिस्टेंस है, तो वाई का पूछा है नाम क्या होगा, मतलब वो सर्किट क्या होगा, नेम द सर्किट एलिमेंट वाई का नाम क्या है। और दूसरे में पूछा है कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करेंट इफ़ RMS वोल्टेज इज़ 141 वोल्ट। दो चीज़ें बोला है, ठीक है। बताइए, सॉल्व करिए जल्दी से। पहला हो गया, पहला वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, बस एक चीज़ उसमें मैंने बढ़ाया है जो कि है क्या, एवरेज पावर। बाकी सब वही सेम चीज़ है, याद करो। अभी लास्ट टाइम में यही क्वेश्चन कराया था मैंने, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। उसमें मैंने बोला था एक चीज़, एवरेज वोल्टेज निकालना था किसी के क्रॉस, और करंट तो निकालना ही था। तो करंट तुम शायद निकाले होगे, याद कर लो। देखो कैसे निकलेगा सर, तो हमें इसमें रेजिस्टेंस दे दिया है जी, कितना दिया है 30 ओम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। रेजिस्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया, मतलब सर्किट है RC, और सर्किट अगर RC होती है तो हमें Z निकालना पड़ता है। और Z सर क्या होता है, अंडर रूट में R² प्लस की माइनस, यही होता है। सर्किट में कैपेसिटेंस है तो XC का स्क्वायर होगा। कहीं देखो XC दिया है नहीं, तो XC पहले निकाल लो। सर XC होता है 1/ωc, ये बताया भी गया। 1/ω की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, और C की वैल्यू कितनी है 0.25। क्या यहाँ से XC मिल गया। देन XC अगर देखें तो ये देखो मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो से हटा दें तो क्या है 25 हो जाएगा, और बचेगा 2 जीरो तो क्या 2500 हो जाएगा, होगा। तो 1/2500 XC की वैल्यू मिल गई है, रख के सॉल्व कर लीजिए। R की वैल्यू है 30, तो कितना हो जाएगा
अरे 30 का स्क्वायर है 900 और ये 25 है, तो 25 और 25 दो बार हो जाएंगे और 10 का पावर कितना हो जाएगा 4। अरे 2 है, 2 और आ जाएंगे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, माइक्रो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई 0.25 है, ये है सी की वैल्यू, और ओमेगा है कितना 10 का पावर 4 है ना, और ये एक दे देंगे इसको, तो 2 का तो अभी भी बचेगा ये। अभी देखो 10 का पावर -6 तो चल ही रहा है। अरे 10 का पावर -6 तो रहेगा ना, क्योंकि इसके साथ माइक्रोफेरेड है। तो 0.25 था और ये 10 का पावर 4 था, किसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू, और 10 टू द पावर -6, तो 4 से ये काट दो चाहे तो पूरा, तो -2 बचेगा। तो 0.25 10 टू द पावर -2 लिख लो, या तो इसको 2 दे दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और इससे अब बचा कितना 2, तो माइनस कर दोगे तो भी कितना आएगा 10 टू द पावर -4, यही आया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, 25 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है भाई, समझे हो? ये बताया गया है सॉल्व करना। अब इसको लेके 25 1 और इसका क्या करना है, हमें भी स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेना। या तो ऐसे कर लो, या तो अगर उस दिन हमने बताया होगा तो मैंने 0.25 लिया होगा, 10 टू द पावर -6 को ऊपर भेज दिया होगा, +6 हो गया होगा, और +6 हुआ होगा तो वहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, इसको दे दो वैल्यू इतना, स्क्वायर अभी करना ही है, 25 का 625 हो जाएगा, और 10 का पावर 4 है तो 8 हो जाएगा, और 8 होगा तो इसको ऊपर भेज दो तो -8 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके या तो बाहर निकाल लेना। बाहर निकाले थे उस दिन, तो बताओ कितनी आई थी जेड की वैल्यू, अगर किसी की आई हो आंसर में तो 40.1। ये लगभग आया था 160900, कुछ ऐसे आया था ना, आया था क्या? और मैंने बोला था लगभग 400। देखो ये ऐसे देख लो, अगर हम इसको 900 लिए थे तो 0 मान लिए तो ये 1600 हो गया। इसको छोड़ दो, अभी 10 के पावर 2 में ऐसे लिख लो, 10 के पावर 2, और इसकी बात बताओ ये कितना है, तो ये लगभग किसका स्क्वायर होगा? अरे 40 का होगा, और ये 10 है तो 40 में 10 मतलब 400 हो गया। बट यहाँ पे कितना था 9 है, तो 9 है तो जाहिर सी बात है 401 या 402 कुछ रहा होगा। यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे आंसर आया था 401 पॉइंट समथिंग, या 401 ही ले लो। ठीक है, ये मिल गया जेड। अब हमको निकालना है, पता है क्या, हमें ये तो करंट निकालना है। करंट निकालना है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में कितना होगा, वी इज इक्वल टू, अरे आई इंटू आर होता है, तो आर की जगह पे क्या रखोगे जेड। आई आर एम एस देखो क्या पता है, नहीं सर यही तो निकालना है, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर एम एस अपॉन में जेड। सर वी आर एम एस दिया है, हाँ सर 100 वोल्ट के सप्लाई है तो 100, और जेड की वैल्यू कितनी आई है 401। क्या यहाँ से आई आर एम एस मिल जाएगा? मिल जाएगा। ये अगर 400 होता तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के क्या 0.25 अप्रॉक्स में आता, क्या आता? ये 0.25 एम्पियर आई आर एम एस मिल गया। सर अब क्या निकालना है, दूसरा पार्ट इसी में बोल रहा है सर, एवरेज क्या निकालना है, पावर। एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई। थोड़ा ध्यान से देखो, वी आर एम एस दिया है क्या, हाँ कितना है 100, आई आर एम एस कितना निकाला है आपने 0.25, और कॉस फाई कितना होता है आर बाई जेड। आर पता है, हाँ, और जेड निकाले हो, यस, रख दोगे क्या यहाँ से पी एवरेज आ जाएगा क्या। बट ध्यान देना कॉस फाई की वैल्यू है आर बाई जेड, एंगल मत निकालने लगना, ये पूरे कॉस फाई की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 30 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 401। रख के सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, और पावर है तो पावर किस में लिखा जाएगा, यूनिट। अरे वॉट होगा, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट है, वो कोई भी पावर हो यूनिट तो वॉट ही रहेगा, तो उसको बस रख के सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू कितनी रख दोगे 30, और जेड की वैल्यू कितनी रख दोगे 401, रख के सॉल्व कर लो। दूसरे वाले का आंसर बताओ।
एवरेज पावर रख के सॉल्व कर लेना, बस कैलकुलेशन है। सेकंड वाले को सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी से उसका, उसमें सब चीज़ दिया है। आया? पहला नाम बताओ क्या है वो? कोई बताए भाई नाम क्या है इसका? प्योर इंडक्टिव। कौन बोला है? क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ो, इसमें आंसर आपको सॉल्व करके पहले का नहीं देना है, पढ़ के देना है, समझ के देना है। एकदम साफ दिख रहा है क्वेश्चन में लिखा है कि एक एसी सर्किट कंसिस्ट कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसमें दो एलिमेंट लगे हैं एक्स और वाई। तो सर ये एक्स हो गया, पता ना क्या है, और ये हो गया वाई। यहाँ मैंने गैपिंग छोड़ दिया है, इसको मैंने एसी सोर्स से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ये एसी सोर्स से कनेक्ट है। यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है सर वाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। अब बोला है द करेंट इन अहेड, ध्यान से सुनो, यही लाइन बताएगी कि क्या है वो। द करेंट इन अहेड ऑफ वोल्टेज इन अ फेज बाई पाई बाई 4। करंट आगे निकल जा रहा है पोटेंशियल से, कितने में? पाई बाई 4 में। और किस सर्किट में करंट आगे निकलता है? तो जाहिर सी बात है सर्किट क्या रहा होगा? कैपेसिटिव रहा होगा। और दूसरा एक्स तो बोला ही है, इफ एलिमेंट एक्स इज द क्या? प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव नहीं होगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, इसमें बोला है द करंट इज अहेड, लैग बोलता तब ना इंडक्टिव होता। अरे आपने देखा है ना, करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकलता है इंडक्टिव में, और इसमें कौन आगे निकल जाता है? कैपेसिटिव में। करंट आगे निकल जाता है, पोटेंशियल पीछे रह जाता है। तो करंट इज अहेड बाई वोल्टेज बाई 5/4, तो पाई बाई 4 से आगे निकल गया, मतलब प्योर कैपेसिटिव है, तो ये बन गया। अब दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्या करना है हमें? कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द करंट इफ द आरएमएस वोल्टेज इज 141। मतलब मुझे सेकेंड वाले पार्ट में क्या निकालना है? IRMS। तो IRMS कैसे निकलेगा? तो सर सबसे पहले देखिए cos फाई की वैल्यू बताता हूं मैं, क्योंकि देखो IRMS निकालने के लिए Z की ज़रूरत पड़ेगी। Z हमें निकालने के लिए तभी निकल सकता है जब मुझे RC ये सब पता हो, तभी तो निकलेगा। कहीं RC दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। RC दिया होता तो देखो अभी ऐसे दिया था ना, इसमें R दिया है, C दिया है, तब Z निकाल लिए हो। इसमें कहीं R और C नहीं दिया है, सीधे X और Y की वैल्यू में पता ही नहीं है क्या है। तो मैंने क्या किया, मैं cos फाई से सॉल्व कर सकता हूँ। लैग कर रहा है पाई बाई 4 का, और cos फाई कितना होता है? R बाई Z होता है ना। अब बताओ फाई कितना दिया है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 45, 1/√2 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। अरे cos 45, 1/√2। R बाई जेड, थोड़ा ध्यान से देखो, R बाई जेड में शायद R दिया हो, क्या दिया है? कितने ओम का? 100 ओम। तो क्या R की वैल्यू रख देंगे, बस निकल गया सर। Z कितना आ गया? 100√2। अब बताओ क्या तुम्हें VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z पता है क्या? VRMS की वैल्यू कितनी है? 141। क्या IRMS निकालना है तो Z इधर आ जाएगा, और Z कितना है? 100√2। सॉल्व कर दो, यही आंसर है। आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें हमने पावर फैक्टर का यूज़ किया है जो कि था cos फाई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया, और ये भी क्वेश्चन PYQ है। चलिए आइए नया टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए LCR। कितना आएगा आंसर बोलो? वही रोक दिए होगे, पता है मुझे।
141 अपॉन 100 इंटू √2 होता है 1.414। तो मैं क्या 1.41 लिख सकता हूँ क्या? 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 141 हो जाएगा सर, और 141 से 141 कट जाएगा तो IRMS आ जाएगा 1 एम्पियर। यही आंसर। 1.414 की जगह मैं 1.41 ही लिख सकता हूँ, क्या जरूरी है 3 बार लिखने का? इसीलिए उसने 141 दिया है कि आंसर परफेक्ट 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा LCR सर्किट, यही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है बट ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा है। अभी तो जितना तुमने पढ़ा है वो सब इसमें कंबाइन होगा, तो इसीलिए अभी तक पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिकॉल करते चलना। क्यों आज ये मिट ही नहीं रहा है पता नहीं, पूरा एनर्जी इसी में लग जा रहा है आज तो। चलो ठीक है, LCR सर्किट थोड़ा ध्यान से पहले सुनो। नाम ही है LCR, मतलब कहीं ना कहीं तीनों रहा होगा, L C और यहाँ पे R, तीनों सीरीज में ही कंबाइन करना है, क्योंकि अभी तक हम सब में सीरीज कॉम्बिनेशन ही पढ़े हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका रेजिस्टेंस R है। सर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? XC, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? XL। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, और ये दोनों रेजिस्टेंस है इनके, जिसको हम क्या कहते हैं? XC क्या कहलाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नाम याद रखो। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो ये रिएक्टेंस हैं ये दोनों, इन दोनों। चलिए इनको हमने कंबाइन किया, जब हमने कंबाइन किया तो तीनों में करंट तो सेम जाएगा, जाएगा ना, सीरीज में है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई सर? I0 साइन ओमेगा टी। ये मान लिया हमने कि करंट ओमेगा टी वाले फेज में चल रहा है, बट क्या मुझे पोटेंशियल पता है? नहीं। क्या मुझे यही निकालना है क्या? तो सर पोटेंशियल में क्या क्या निकालना पड़ता है? दो चीज़, एक तो V0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ तो साइन ठीक है चलिए चलेगा, मगर ओमेगा टी में कुछ जुड़ेगा या तो कुछ घटेगा, तो या तो फाई भी निकालना है और साथ में हमें किसकी निकालना पड़ेगा? V0 को। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे डैश डैश बना दे रहा हूँ, हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यही हमें पता लगानी LCR सर्किट में क्या होता है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले देखिए थोड़ा, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो भी दिया गया है पोटेंशियल, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है? सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VL। सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VC। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VR। क्या यही तीनों निकालना पड़ेगा? अलग अलग निकालें, इन तीनों को एक साथ ऑपरेट करेंगे तो अपने आप भी आ जाएगा। तो पहले हम VL निकालते हैं, फिर हम पहले VL छोड़ो, पहले क्या निकालते हैं? VR। फिर क्या निकालेंगे? VL। फिर क्या निकालेंगे? VC। चलिए बताइए VR कितना आएगा? कोई बताए भाई? अरे सर VR आएगा V0 R साइन ओमेगा टी। क्यों सर ऐसा लिख दिया? क्योंकि सर मुझे पता है जिस फेस में करंट चलता है रेजिस्टेंस में उसी फेस में पोटेंशियल भी चलता है। चलता है क्या? दोनों सेम फेस में रहते हैं, तो ओमेगा टी फेस में करंट जब माना है तो जाहिर सी बात है ये भी किस फेस में होगा? ओमेगा टी। बस V0 की जगह कौन सा R लिखा जाएगा? V0 R लिखा जाएगा, रेजिस्टेंस वाला V0 लिखा जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसकी वैल्यू बताइए, V0 L की वैल्यू बताइए। V0 L साइन ओमेगा टी माइनस की प्लस? रुको सुनो, ऐसे समझो, ठीक है, माइनस प्लस पहले छोड़ दो, ओमेगा टी छोड़ दो, ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन आगे निकलता है इंडक्टिव सर्किट में? इंडक्टिव में करंट आगे होता है कि वोल्टेज?
वोल्टेज लीड करता है, करंट तो वहीं रह जाता है ना पीछे। अरे वोल्टेज लीड करता है, ग्राफ आपने बनाया होगा ऐसे, करंट तो यहीं रह गया था, कौन आगे निकल गया था, वोल्टेज ऐसे बना था। और इंडक्टिव कैपेसिटी वाले में आई यहाँ था और क्या भी नीचे बना था क्या, मतलब यहाँ पोटेंशियल पीछे रह गया, कौन आगे निकल गया, करंट। तो ये हो गया कैपेसिटिव और ये हो गया इंडक्टिव सर्किट, यही होता है ना। तो सर ये है इंडक्टिव और ये कैपेसिटिव। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, वोल्टेज आगे निकल जाता है, तो वोल्टेज आगे निकल जाता है तो सर अगर करंट की वैल्यू ओमेगा टी है तो वोल्टेज को आगे निकालना पड़ेगा ना। तो कितना आगे निकालना पड़ेगा, 90। तो क्या प्लस का π/2 करेंगे, तभी तो वोल्टेज आगे निकलेगा ओमेगा टी से, समझे हो। अच्छा सर, इंडक्टर वाले केस में हो गया, कैपेसिटर में कौन आगे निकलता है, करंट। तो करंट ओमेगा टी है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल क्या ओमेगा टी माइनस π/2 रहा होगा। तो सर ये हो गया भी नॉट सी, कितना हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्लियर है इतनी बात, बताओ क्या इतना समझ में आ गया है। ये तो तुम बेसिक कर ही रहे हो भाई हमेशा से, अभी तक किए थे जितना भी तुमने पढ़ा है। अब हमें यहाँ पे बस ऐसे समझो, क्या तुमने कभी 3 वेक्टर को जोड़ने के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ सर, 3 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को अगर जोड़ना होता है तो पॉलीगन मेथड यूज़ करते हैं, याद होगा, वेक्टर एडिशन और पॉलीगन मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर की तरह ही तो जोड़ रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मुझे नया पोटेंशियल मिलेगा, तो इनका जो ये आर भी नॉट आर और भी नॉट एल है ये जुड़ेगा तो नया भी नॉट मिलेगा। तो वो तो 2 होते थे तो जोड़ देते थे सर, बट अभी यहाँ पे 3 आ गए हैं, तो 3 वेक्टर को जोड़ने का रूल है वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन। उसमें क्या किया जाता है, 2 वेक्टर को जोड़ा जाता है और फिर याद होगा ऐसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसमें मैंने बी जोड़ दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, आर आएगा, रिजल्टेंट आएगा। अरे आ गया आर। ये अगर हमें तीसरा वेक्टर जोड़ना है तो इसके रिजल्टेंट से क्या मैं तीसरा वेक्टर सी ऐसे बना दूं, अब जुड़ेगा तो क्या नया आर डैश आएगा। तो आर और सी जुड़ गया, ये 2 वेक्टर जुड़े तो क्या आर डैश आ गया। अगर एक और वेक्टर होता डी तो क्या डी यहाँ रख देते, अब डी और आर डैश जुड़ेगा तो क्या नया वेक्टर आर डबल डैश आ जाएगा। क्या यही कहानी चलती जाती है ऐसे, इसी को तो वेक्टर लॉ पॉलीगन कहते हैं। तो सर हम इसमें ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए फेस की बात कर रहा है π/2 माइनस π/2, तो इसमें केस बनाएंगे। बस ध्यान से समझो मैं क्यों ये बता रहा हूँ, इसमें हम केस बनाएंगे। सर केस में क्या बनेगा, पहले ध्यान से समझो केस कैसे बनेगा। 2 केस बनेगा, एक बार हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, मतलब हम मानते हैं एक बार में कि ये बड़ा है ये छोटा है। पहले आओ ग्राफ बनाओगे, अभी समझ में आ जाएगा। ग्राफ बनाओ इनका, ये है सर आई, करंट चल रहा है, और उसी फेस में क्या भी आर चल रहा है क्या, पहला इसका और करंट का क्या सेम फेस है, ओमेगा टी। तो किसका ये ग्राफ होगा, भी नॉट आर का। बन गया। इस करंट से ये वाला कितने डिग्री आगे चल गया है, π/2, तो ये किसका ग्राफ बनेगा, भी नॉट एल का। करंट से कितने डिग्री आगे चला गया है, तो भी नॉट एल ऊपर चला गया। तीसरा किसका है, भी नॉट सी, ये इसी करंट से, ध्यान से देखो, इसी करंट से कितना पीछे रह गया है, π/2। तो करंट से कितना पीछे रह गया है, π/2, तो क्या नीचे बन जाएगा भी नॉट सी। क्या 3 वेक्टर मिल गए। आई को भूल जाओ, आई तो तुमने बस लिया था बनाने के लिए, आई का काम खत्म। भी नॉट एल यहाँ है, भी नॉट सी यहाँ है, भी नॉट आर यहाँ है। क्या अब ये 3 वेक्टर जुड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो सर हम इसमें कैसे 3 वेक्टर तो जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो देखो यही केस है, एक बार मानेंगे कि भी नॉट एल की वैल्यू ज़्यादा है किससे, भी नॉट सी से। ये केस नंबर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड क्या कहलाएगा बोलना, एक बार भी नॉट सी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, भी नॉट एल से। और तीसरा केस मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए हों,
इक्वल हो गए हों, भी नॉट सी किसके इक्वल हो गया होगा, भी नॉट एल के। क्या इन 3 केसेस के अलावा कोई और केस बनेगा? नहीं। ऐसे बस समझो, ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। बस ऐसे समझना, एक 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ है, इधर लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स और इधर लग गया 9 न्यूटन का फोर्स। मैंने बोला बताइए इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, क्या कोई भी दे सकता है? सर इस वाले केस में 10 और 5 क्या 180 डिग्री पे हैं? अरे दोनों फोर्स 180 डिग्री पे हैं। दो फोर्स अगर अपोजिट हो तो क्या सिंपल माइनस कर दिए जाते हैं? तो 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या इधर ही बचेगा क्या? अब क्या 2 वेक्टर हैं, इनको जोड़ नहीं लोगे? तो क्या इसका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90। कोई जोड़ लेगा? सर ये दोनों फोर्स कितने डिग्री पे हैं? 180 दिख रहा है। तो क्या सिंपल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या ये घट जाएंगे? तो घटेंगे तो सर 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो क्या इधर बनेगा ना 3? क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाला इधर था। अब बताओ क्या ये फोर्स और ये फोर्स जुड़ नहीं जाएगा? जुड़ेगा। सर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या यहाँ पे बन जाएगा? क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90। सॉल्व नहीं कर लोगे? क्या यही कहानी यहाँ भी हो रही है? मान ले रहे हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स नहीं है बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसे, ये फोर्स और ये फोर्स, इसमें कोई एक ज़्यादा है एक कम है। जो ज़्यादा है क्या ये उठ के उसी की तरह शिफ्ट हो जाएगा? तो कितने फोर्स बच जाएंगे? 1 और 2। क्या ये दोनों ऑपरेट होकर आंसर मिल जाएंगे? क्लियर है? इसी तरह दूसरा केस में ये वाला ज़्यादा मान लिया तो क्या ऊपर वाला उठ के इधर शिफ्ट हो जाएगा? और क्या हम अब एक फोर्स ये एक फोर्स ये, क्या रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा? और तीसरे केस में बताओ, क्या अगर ऊपर वाला ये 5 न्यूटन, नीचे वाले 5 न्यूटन और ये बीच में चल रहा है 3 न्यूटन, तो बताना आंसर किधर आएगा? क्या सर 5 से 5 खत्म हो जाएगा? तो आंसर तो केवल इसी डायरेक्शन में आएगा, 3 न्यूटन, वही रिजल्टेंट होगा। तो अगला केस हमने ये मान लिया कि अगर ये दोनों कट गए तो आंसर यही वाला बस बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यही 3 केस बनाएंगे, इसी में एलसीआर हमें पूरे तीनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूले लेके आएगा। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? अभी कोई प्रॉब्लम है? किसी को अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलो भाई, मुंह में छेद है? हाँ, तो आवाज़ नहीं आ रही है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट सुनिएगा। केस नंबर फर्स्ट में हमने किसको ज़्यादा माना है? तो ये उठ के कहाँ जाएंगे? एकदम जैसे फोर्स था उसी तरह ऑपरेट करना। ये ज़्यादा है ना, तो क्या छोटा वाला उससे जाके माइनस होगा? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? सर भी नॉट एल माइनस, अरे ये ऊपर गया और इधर क्या चल रहा है? भी नॉट आर, यही चल रहा है। क्लियर है? अब इन्हीं दोनों से क्या नया फोर्स नहीं, यहाँ पे भी नॉट की बात हो रही है, तो क्या भी नॉट बनेगा? कितने डिग्री ऊपर? यहाँ पे करंट भी चल रहा है सर, ध्यान से देख लो, इस करंट से कितने डिग्री ऊपर बनेगा? 5। ठीक है? अच्छा, बस यहीं पे एक ग्राफ और बनाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये करंट से कितने डिग्री ऊपर भी नॉट गया है? तो 5। एक ग्राफ और बनाता हूँ, ध्यान से देखना। क्या मैं भी नॉट आर का रेजिस्टेंस है तो क्या आर लिख सकता हूँ? यस। भी नॉट एल के रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ? और भी नॉट सी के रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ? और रेजिस्टेंस देखो, पोटेंशियल था तो भी नॉट आया, तो रेजिस्टेंस का अगर जोड़ा जाएगा तो क्या जेड आता है? अरे नया रेजिस्टेंस जेड आता है। और ये फाई है तो ये भी कितने डिग्री ऊपर होगा? सर फाई ही होगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ इन दोनों ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है? सेम वही जो पढ़ रहे थे ना, वही है जो अभी तक तुमने कॉम्बिनेशन पढ़ा ना, आरसी और एलआर का, सेम कहानी वही चल रही है, बस यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। बताओ मुझे भी नॉट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या इन दोनों वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा? कितने डिग्री पे हैं ये? अरे 90। तो सिंपल क्या a² प्लस
क्योंकि cos थीटा तो 90 है तो 0 हो जाएगा, 2ab cos थीटा, थीटा 90 तो 0 हो जाएगा, तो केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या v नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे v नॉट स्क्वायर, चलो स्क्वायर हटा देता हूँ, तो क्या मिलेगा रूट, और रूट मिलेगा सर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो गया, अरे v नॉट r स्क्वायर प्लस v नॉट l माइनस v नॉट c का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकता हूँ, अच्छा सर v नॉट r की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, क्या मैं i, अरे बोलो i नॉट इंटू में r लिख सकता हूँ, और उसका क्या है, और v नॉट l की जगह पे i नॉट xl i नॉट xc का होगा क्या सर, i नॉट i नॉट कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर है ना सब में, तो रूट से बाहर निकल सकता है, तो सर यहाँ क्या बचेगा प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा क्या, ये क्या हो गया v नॉट, देन v नॉट इज इक्वल टू i नॉट, और ध्यान से देखो क्या ये पूरा रेजिस्टेंस है क्या इसको मैं z बोल सकता हूँ, बस यहाँ पे एक नया z मिला, जैसे वो z तुम पढ़ते आ रहे थे इम्पीडेंस, यहाँ पे एक नया z मिला, ये भी इम्पीडेंस है। इस z की वैल्यू को देखे तो कितनी मिली, आर स्क्वायर प्लस बोलो मुँह से एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, रूट लगेगा क्या, रूट लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, ठीक है। अच्छा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू तुम्हें पता है, एक्सएल ओमेगा इंटू एल और एक्सी 1/ओमेगा c, क्या ऐसे भी रख सकते हैं, तो सर z इज इक्वल टू और क्या लिख सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ क्या ओमेगा की जगह 2πf भी रख सकते हो, और एक फॉर्मूला बन सकता है, तो ये हमारा बना z, यूनिट तो इसका भी क्या होगा ओम होगा, क्लियर है। अच्छा अब बताओ क्या हम पता लगा चुके हैं, सर पहले वाले केस में हमने किसका पता लगा लिया, v नॉट का लगा लिया, i नॉट इंटू में क्या लिख दिया z, i नॉट तो तुम्हें पहले से पता था, बस तुम्हें z जैसे पता चल जाएगा ना, z जैसे पता चल जाएगा तो क्या तुम v नॉट पता लगा लोगे, तो सर पहला चीज मिल गया क्या v नॉट, और वो बस किस केस के लिए मिला है, फर्स्ट केस के लिए। अब बताओ क्या बचा हुआ है, फाई, ये तो पता चल गया कि करंट से लैग कर रहा है कि लीड कितने डिग्री, 90 नहीं कितने डिग्री 5, तो क्या माइनस रहेगा, नहीं, पहले वाले केस के लिए क्या रहेगा प्लस, और ये v नॉट, और v नॉट कितना रहेगा i नॉट इंटू जेड, और z की वैल्यू कितनी रहेगी, ये समझ गए हो। अब पता लगाना बस है फाई, सर निकालेंगे इसको कैसे, तो क्या ये ग्राफ में बना के रखा हूँ, बताओ क्या ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ लगा दूँ, तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस, क्या बताओ tan फाई निकल जाएगा क्या, सर परपेंडिकुलर कितना है एक्सएल माइनस और बेस कितना है r, क्या मिल गया यहाँ से tan फाई भी, क्या tan फाई मिल गया, तो क्या फाई मिल जाएगा, फाई मिल गया, यहाँ v नॉट मिल गया, उठा के रख दो, क्या पहले वाले केस के लिए v मिल गया पूरा, समझे हो। तो ये मिटा रहा हूँ, ये बस समझना है कि यहाँ पे v नॉट और फाई ही लेना है तुम्हें, ठीक है, v नॉट डैश डैश ही रहने दो, और यहाँ फाई, इसी फाई को बार बार निकालना है, नोट करो पहला केस है, अभी मिटाऊंगा मैं इसे। अरे यार क्या हो गया, दिख रहा है,
एकदम ध्यान से समझना चीज़ों को। अभी आगे जो टॉपिक आने वाला है ना, सब इसी चीज़ों से रिलेट होगा, LCR से। जितनी भी चीज़ें आएंगी और जितना पीछे पढ़े हो अभी तक कॉम्बिनेशन वाला, वो सब यूज हो रहा है, आप खुद ध्यान से देख लो। इसीलिए मैं उस टाइम भी बोल रहा था, उन चीज़ों का एकदम दिमाग में भर लो, क्या लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, किस सर्किट में। इस चैप्टर का जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो एक काम पहले तो ये होना चाहिए, आप पूरा चैप्टर रिवाइज करके एक अपने हिसाब से इसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइएगा। बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट मैप बनाना। आप खुद सोच लो, एक बार पढ़ के तुम सोच रहे हो कि इस चैप्टर को चले जाओगे, हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इतने फॉर्मूले हैं, अभी बनते ही जाएंगे। अभी तो मतलब LCR स्टार्ट हुआ है, अभी फॉर्मूले बनते जाएंगे आगे की तरफ। और कहाँ पे क्या यूज़ करना है ना, आप खुद भूल जाओगे एक समय के बाद। तो कॉन्सेप्ट मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक बड़ा सा पेपर लीजिए। आपके पास पेज लेआउट के 2 मोड होते हैं ना, कौन कौन से? पेज लेआउट के 2 मोड होते हैं, कौन कौन से? कॉपी आपकी कौन सी मोड में है? प्रोट्रेट और लैंडस्केप 2 मोड होता है। तो अभी प्रोट्रेट मोड में है, जो कि लीगल होता है, हमेशा यही रहता है। उसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा। लैंडस्केप मोड में करने के बाद से उसकी ये बढ़ जाएगी ना चौड़ाई, तो उस केस में आपका पूरा चैप्टर का माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप बन सकता है। आराम से छोटी छोटी चीज़ों को लिख लिख के, एकदम बड़ा बड़ा कुछ नहीं बनाना, कोई थ्योरी नहीं लिखना है। बस पहले आपने क्या पढ़ा, छोटा सा सर्किट, उसका फॉर्मूला क्या क्या यूज किया। मैं आपको एक भेजूंगा उसी के पैटर्न पे, ये नहीं कि वही छाप लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप खुद का माइंड का होना चाहिए, दूसरे के माइंड का नहीं। तो जब तक आप अपने माइंड से नहीं बनाओगे ना, तब तक क्लियर नहीं होगा। बस पैटर्न वही होना चाहिए। हो गया पहला केस, हटाएं। केस नंबर 2 मिटाता हूं मैं भाई, इधर मिटा दूं? जल्दी करो भाई। नहीं नहीं, सेकेंड केस देखिएगा। ध्यान से सुनिए, कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। सेकेंड केस में मैंने बोला कौन ज़्यादा हो गया है, V नॉट C। तो क्या ये उल्टा के इधर माइनस होगा? तो ग्राफ देखिएगा। सेकेंड केस यहाँ लिख देते हैं, कौन ज़्यादा है, V नॉट C इज़ ग्रेटर देन V नॉट L। अरे बोलोगे कि अभी हुआ ही नहीं। V नॉट C इज़ ग्रेटर देन V नॉट L। तो बताओ V नॉट R तो सर यहीं रहेगा जी, V नॉट R तो यहीं रहेगा। ये इधर आके माइनस होगा भाई, ये इधर आके माइनस होगा, तो क्या इधर आएगा, कितना हो जाएगा, V नॉट C हो जाएगा। ये इन दोनों का इसमें माइनस होगा, ये इधर तो माइनस होगा, तो कितना है, V नॉट L। क्या इन दोनों से रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, नाम क्या होगा इसका, V नॉट। कितने डिग्री नीचे जाएगा, 5। साफ दिख रहा है करंट से ये लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। तो प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ रहे हो इतनी बात? V नॉट निकालना है और क्या निकालना है,
फाई। तो भी नॉट की वैल्यू ये तो निकालनी है ना, अभी तो बस पता चला कि लैग कर रहा है, करंट से कितने डिग्री लैग कर रहा है, फाई, तो फाई माइनस कर दिया जाएगा, बस इतनी ही बात थी। अब फाई और भी नॉट की वैल्यू निकालो, तो क्या भी नॉट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये दो वेक्टर कितने डिग्री पे हैं, 90। अच्छा, इसको सर वेक्टर की तरह इसलिए ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ द फेजर क्वांटिटी। याद होगा आपको कि मैंने फेजर डायग्राम बताया था, ये फेज चेंज करते हैं ना, ये फेजर हमेशा वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। तो ये वेक्टर नहीं है, ये मत समझना कि सर वेक्टर है ये भी नॉट पोटेंशियल, नहीं, पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, पोटेंशियल जो है वो वेक्टर नहीं है। फिर भी हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज ये फेजर क्वांटिटी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम तो कह दोगे हाँ सर तो वेक्टर की तरह यूज किए थे सर, ये वेक्टर होता नहीं, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता था, पोटेंशियल वाले चैप्टर में आपको जब पढ़ाया गया तो पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, ये फेजर होते हैं, इनलिए वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। तो सर यहाँ पे इसको और इसको जब वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो सिंपल जोड़ दिए जाएंगे, भी नॉट आर क्या हो जाएगा, भी नॉट सी माइनस भी नॉट एल का स्क्वायर। सर भी नॉट आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट आर, और भी नॉट सी की जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट सी, और भी नॉट एल की जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्सएल। समझ रहे हो। अच्छा सर आई नॉट कॉमन हो गया, आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स सी, और यहाँ क्या बचा एक्स एल, ठीक है। अच्छा वही तो आ रहा है सर, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सब देखो अभी जो तुमने पहले पढ़ा उसमें क्या आया था, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, होल स्क्वायर है। अब बस थोड़ा सा भी समझो पहले, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, इसको क्या बोल सकते हो, जेड बोल सकते हो। तो सर भी नॉट कितना आ जाएगा, आई नॉट जेड। क्या मिल गया, भी नॉट की वैल्यू मिल गई। अब बस क्या निकालना है हमें, जेड। सर जेड क्या होता है, तो जेड हमें पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सी की जगह पे क्या रखा जाएगा, 1 अपॉन, और एक्सएल की जगह पे क्या होगा, ओमेगा एल। बस इधर इधर इंटरचेंज हो रहा है, एक प्लस हो रहा है तो दूसरा क्या हो गया, माइनस, क्योंकि एक बड़ा हो गया और दूसरा छोटा हो गया है। तो यहाँ पे अब बताओ, अब हम यहाँ पे ग्राफ और बनाए होंगे, याद होगा आपको ग्राफ में, इस ग्राफ में भी नॉट आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर, भी नॉट सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स सी, भी नॉट एल की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्सएल। इन दोनों से जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जेड। कितने डिग्री नीचे चलेगा, फाई। फाई की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। क्या मिल गया, फाई यहाँ से। बस अभी एक बात यहाँ से देखो, ये रटना नहीं है। अब सोच रहे हो कि इतना बड़ा फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है लिख लो, ये तो नोट्स बना रहे हो तो लिखोगे ही, बट तुम ध्यान से देखो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं दोनों केसेस को एक केस बना के और सिंपल सा यहाँ प्लस ये जो दिख रहा है, क्या इसको माइनस साइन की बजाय मैं क्या ऐसे डिफरेंस बना दूं क्या, या तो एक में से एक माइनस होगा या तो एक में से। सर अगर भी नॉट एल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, और भी नॉट सी बड़ा है तो क्या माइनस हो रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल होगा। इन्हीं दोनों का हमेशा डिफरेंस चलेगा, समझ रहे हो। बाकी सब तो वही आया है यहाँ तक, समझ रहे हो। तो बुक में बस यही फॉर्मूला लिखा होता है इन दोनों केसेस के लिए। अच्छा सर भी नॉट एल इज ग्रेटर देन भी नॉट सी, ये केस तो ठीक है, ये आपने ऐसे लिखा है, क्या जरूरी है यही केस दे, नहीं, हो सकता है और करके ऐसे दे दे, भी नॉट सी की जगह पे क्या हो सकता है, एक्स सी, और भी नॉट एल की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एक्सएल, देन एक्सएल एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, ये भी हो सकता है। अरे यहाँ लिखा है ना, तुम्हें पता तो एक्सी और एक्सएल ही होगा, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, या ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, या ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही तीन केस है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम माइनस साइन अभी तो लगा दे रहे हैं, बट आगे अभी लिखेंगे, पहले इसको छाप लो। दूसरे केस में यहाँ से छापना है, अब कुछ ये फिगर वगैरह नहीं बनाना। केस नंबर 2 फटाक से लिखिएगा, बी नॉट सी इज ग्रेटर देन, जल्दी से दोनों ग्राफ बनाओ, उधर का छापो। वो लिखना पड़ेगा भाई, आपका नोट्स है ना, तो नोट्स में तो लिखोगे। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम वो होगा, बट आप लिख लीजिए क्योंकि आप बार बार थोड़े पढ़ोगे इसको।
हो गया। एक्सी में से एक्सएल माइनस हो या एक्सएल में से एक्सी माइनस हो, अगर फाई निकालना है तब कहानी थोड़ी चेंज होगी, बट जेड निकालने में आंसर दोनों के लिए सेम आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे लगा है स्क्वायर। क्या अगर माइनस भी होगा तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या? तो आंसर तो वही आएगा। या तो एक्सएल में से एक्सी को माइनस कर दो, ऐसे समझो, ऐसे एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो एक्सएल 2 है और एक्सी 4 है, ठीक है। कौन बड़ा है इसमें? एक्सी। तो तुम्हारा फॉर्मूला यही लगेगा। अरे कौन बड़ा है भाई? एक्सी। कौन छोटा है? एक्सएल। तो जेड निकालने का फॉर्मूला क्या ये लगेगा? तो जब लगाओगे, अच्छा आर भी दे देता हूँ, चलो आर की वैल्यू मान लो मैं दे देता हूँ 10, दे दिया। तो बताओ आंसर कितना आएगा? सर जेड निकालना है तो सर जेड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्सी माइनस एक्सएल कितना आ जाएगा? प्लस में 2 का स्क्वायर 4 के अंडर रूट 104 आएगा क्या? आ गया। अब बस एक समय, मान लो कोई बच्चा गलती से इसमें से इसको घटा देता तो 2 में से 4 जाता तो आंसर कितना आता? -2। उसने गलती क्या कर दी है? उसने सोच लिया कि एक्सएल बड़ा है और कौन छोटा है? एक्सी। तो 2 में से 4 जब घटाए तो आंसर -2 का स्क्वायर कितना होगा? सर अभी भी 4 होगा और आंसर अभी भी कितना आएगा? 104 ही आएगा भाई। समझ रहे हो? मगर कहाँ फंसोगे? फाई निकालने में, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर नहीं है ना। ध्यान से देखो, क्या यहाँ स्क्वायर है? नहीं। अगर एक्सी में से एक्सएल माइनस कर दोगे, अगर एक बड़ा है एक छोटा तब तो ठीक है, बट ये छोटा की जगह बड़ा हो गया तो क्या आंसर माइनस में आने लगेगा ना। तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि पूरा आपको करना है, यहाँ तक करना है। बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सी वाले केस में हम बस इसीलिए बताएं, आपको बस समझना है कि यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। चलिए ठीक है, अगले केस पे आते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 अभी क्वेश्चन करते हैं। केस नंबर 3 को तो एकदम बिल्कुल अलग से पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो केस नंबर 3 हम बस थोड़ा सा भी बता रहे हैं, उस केस का नाम ही है अलग सा, तो उस केस के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, बस केस नंबर 3 डाल दिया है तो बताना तो पड़ेगा। बताओ केस नंबर 3 वाले केस में, केस 3 क्या लिखा जाएगा? कौन ज़्यादा है? सर कोई नहीं ज़्यादा है, दोनों क्या हैं? इक्वल। तो या तो मैं ऐसे लिख लूँ या तो मैं क्या लिखूँगा? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी लिखा जाएगा, होगा। अब या तो पहला केस उठा लो या तो दूसरा केस उठा लो, कोई भी दोनों केस उठा लो। बताओ उन दोनों केस में तुमने भी नॉट की वैल्यू को क्या लिखा है? सर भी नॉट की वैल्यू को क्या लिखा है? आई नॉट। मुझे याद है, आप भी याद रखो, भी नॉट की वैल्यू लिखा है आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल हो चाहे एक्सी, मैंने डिफरेंस लगा दिया। क्या स्क्वायर लगा सकते हैं? वो डिफरेंस लगा दिया, या तो बड़ा एक्सएल होगा या तो एक्सी। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? तो रखा जाएगा ये भी 5 ये भी 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर कितना होगा? सर 0, मतलब ये टर्म गायब हो गया। देन भी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? आई नॉट, और आर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा? क्या यहाँ जेड आया? नहीं। ध्यान से देखो, इन दोनों में जेड आया था, क्या इसमें जेड दिख रहा है? नहीं। सर इसका मतलब इन दोनों का खेल ही खत्म हो गया। सर्किट कैसे बन गई है? सर्किट बन गई है प्योर रजिस्टिव सर्किट। और प्योर रजिस्टिव में तुमने पढ़ा है ना कि क्या मैक्सिमम होता है? पावर, क्योंकि वो उसमें पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये सर्किट कैसी बन गई है? प्योर रजिस्टिव। और अगर ऐसा केस हुआ तो इस केस का नाम होता है रेजोनेंस। इसी टॉपिक को हमें अलग से पढ़ना है। अगर एक्सएल, कोई पूछे रेजोनेंस केस कब बनता है? जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है? एक्सी। और अगर रेजोनेंस होगा तो उस केस में पावर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सर्किट कैसी बन जाएगी? प्योर रजिस्टिव। समझ रहे हो? जैसे अब यही ट्यूनिंग में काम आएगा। मैंने आपको बोला था आपके रेडियो में लगा होता है एलसीआर सर्किट, उसमें कैपेसिटेंस को फिक्स कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा उस सर्किट का,
बस चेंज किसको किया जाएगा, एक्सेल को। तो एक्सेल को घुमाते हैं तो चेंज होता है वो, उसमें इंडक्टर जैसे आपने पंखे का देखा होगा, रेगुलेटर घुमाते हैं तो क्या चेंज होता है, रेजिस्टेंस। वैसे उसमें लगा होता है जो रेगुलेटर, उस रेडियो के अंदर रेगुलेटर को जब ऐसे घुमाते हो तो चेंज क्या होगा, एक्सेल। एक्सेल घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि किसके बराबर पहुंच जाएगा, एक्सी के। जैसे एक्सेल एक्सी के बराबर पहुंचेगा तो सर्किट कैसे हो जाएगी, रेजोनेंस केस में। और जैसे रेजोनेंस में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब वहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करके रखी गई होगी वो फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर सुनाई देने लगेगा तुम्हें। समझ रहे हो, जैसे मान लो मेरा कोई एफएम है 93.5 एफएम है, और उस एफएम को मैंने एक दे दिया फ्रीक्वेंसी, नाम दे दिया है कि 93.5 एफएम पे रेडियो मिर्ची पकड़ रहा है। तो अगर ये रेडियो मिर्ची चैनल पकड़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने पहले से सेट की है कि उतने पे जाएगा तो अपने आप रेजोनेंस बन जाएगा। तो मैंने अपने इंडिकेटर जो भी ये लगे हैं ना इंडक्टर, इस इंडक्टर को मैंने स्विच करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने इंडक्टर को स्विच किया तो 93.5 देखते होगे, लिखता होगा, जैसे घुमाओगे ऐसे 93.1, 93.2, 93.3 ऐसे करते हुए आएगा, और 93.5 जैसे आएगा। मगर 93.3 तक भी जब तुम रहोगे तो हल्का हल्का आवाज़ आने लगेगा, रेडियो मिर्ची का हल्का हल्का आवाज़ आने लगेगा, मगर क्लियर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी पावर मैक्सिमम नहीं हुआ है, अभी एकदम मैचिंग नहीं हुई है किसकी, एक्सेल से एक्सी की। हमें एकदम पावर मैक्सिमम चाहिए। पावर अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब आवाज़ एकदम क्लियर आना चाहिए। तो उस फ्रीक्वेंसी पे क्लियर आवाज़ जब तैसे आएगी जैसे एक्सेल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सी। मतलब 93.5 वाले केस पे जैसे जाएंगे अपने आप पकड़ लेगा वो रेडियो मिर्ची, और वहाँ से हमें जो भी पढ़ना होगा उसके लिए ग्राफ से हम ज़्यादा बेहतर तरह से समझेंगे, जिसमें बैंडविथ वैंडविथ होता है। तो अभी आगे वो टॉपिक है, उस पर ज़्यादा डिस्कशन वहीं होगा। तो ये बात याद रखना आप। रेजोनेंस केस कब बनता है, जब एक्सेल किसके इक्वल हो जाता है, एक्सी। अच्छा, इसमें अब बताओ प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या फाई होता है क्या? नहीं सर, अरे भाई फाई कहाँ होता है प्योर रजिस्टिव सर्किट में? करंट और पोटेंशियल क्या दोनों सेम फेस में होते हैं? तो सर क्या फाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बी नॉट तो निकाल ही लियो, किससे, आई नॉट आर से। फाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये भी ओमेगा टी में है और ये भी किस में रहेगा, ओमेगा टी में। क्लियर है इतनी बात? तो बस हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, भी नॉट की, और भी नॉट की वैल्यू मैंने निकाल ली है आई नॉट आर करके। चलिए ठीक है, आप अभी तक जितना चीज़ पढ़े हो इसमें, इस पर अब न्यूमेरिकल करेंगे। अभी बाकी हम रेजोनेंस केस को अलग से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलें? हो गया? ठीक है, इसमें लास्ट वाला जो रेजोनेंस केस है ना उसको अलग से पढ़ेंगे, समय देंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट कर देंगे तो उसमें लगेगा टाइम। उसमें पूरा शार्पनेस, बैंडविड्थ, पूरा रेडियो ट्यूनिंग इसी पे है, तो उसके अलग से हेडिंग डाल के पढ़ना है। अभी तक तुमने पढ़ा है दो केसेस, मान लो इस पे हम ज़्यादा भी न्यूमेरिकल नहीं करने वाले। मेन न्यूमेरिकल इस पे है, एक बार एक्सेल बड़ा होगा, एक बार कौन बड़ा होगा, एक्सी बड़ा होगा। इसी पे न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Determine the impedance of a series LCR circuit. Determine the impedance of a series LCR circuit if the resistance of C and L are
250 ohm and 220 ohm respectively, and R is 40 ohm। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ रजिस्टर ऑफ अ 50 ohm and inductor of a 20 by pi Henry and a capacitor 5 by pi microfarad are connected in a series to a voltage across 230 volt and 50 hertz, find impedance of सर्किट। सॉल्व करो भाई, पेपर में तो एकदम टाप ही दिए हो सब लोग, यहाँ भी थोड़ा करो क्वेश्चन। कॉपी देख के तो लग रहा था बहुत अच्छा पढ़ा दिए हम, ये सर भी। कहाँ से टीपे हो? फ़ोन लेके बैठे थे तुम लोग? पूरा क्लास एकदम जो गोबर हैं वो भी 40-40 नंबर पाए हैं। जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो में जिनका 12, 13, 14, 20 नंबर है वो भी फिजिक्स में 40 पे आए हैं। बताओ। हमको लग रहा है पेपर ही मिल गया था ना कहीं से, कुछ तो हुआ है। चलो ठीक है, फिजिक्स का री एग्ज़ाम होगा। हाँ, कॉपी कुछ तो देख के ऐसे लग रहा था जैसे घर ही से लिख के लाए हो, कहीं पेन से कुछ कटा ही नहीं है। मैं ऐसा बहुत देखा हूँ, 2-4 कॉपी देखा हूँ। ठीक है, अगर खुद से किए तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। फिजिक्स में 40 नंबर आप लेके आ रहे हो, समझ में आ रहा है। 70 में 50 लेके आ रहे हो, समझ में आ रहा है। पेपर इतना आसान भी नहीं था, सारे PYQ क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चन हमने ऐसे नॉर्मली दे दिया हो। या तो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन थे, या तो क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो आए हुए थे पेपर में। तो मान सकता हूँ 30-40 नंबर तो आराम से आ जाएगा। मगर अब कहो कि 70 में 65 प्लस ही जा रहे हो तो एकदम 100% रिज़ल्ट है। बहुत लोग ऐसे थे। चलिए ठीक है, अभी टेस्ट लेते हैं किसी दिन हम खुद। बताओ, पहले का आंसर आ गया? हाँ, किसका? पहले का है दूसरे? 400 नहीं आएगा, गलत है। सही से करो उसे। 400 कहाँ चले जा रहे हो? तुम साफ साफ दिख रहा है, समथिंग वमथिंग नहीं आएगा इसमें। ये 220 था ना भाई, 220 ही था ना। हाँ 220 है, ठीक है। पहले वाले का आंसर बोलो भाई। देखो इधर बात नहीं, क्या निकालना है? जेड। सर्किट कैसी है? LCR का फॉर्मूला क्या होता है सर? जेड में R² प्लस, फंसता है मैटर यही ना, XL माइनस XC होगा या XC माइनस XL होगा। अब देखना पड़ेगा ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देख लो ध्यान से, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ C एंड L आर, C की वैल्यू 250 है और L की वैल्यू 220, तो क्या XC बड़ा है? अरे XC बड़ा है तो सर XC माइनस क्या करेंगे? XL। हो गया। अब बताइए यहाँ पे ध्यान से, R² की वैल्यू कितनी है? 40। 40 का स्क्वायर 1600। सर XC में से XL जाएगा तो 30, और 30 का स्क्वायर 900। 1600, 900, 2500, और 2500 का मतलब 50 ओम इज आंसर। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है? दूसरे का आंसर बताओ। आया 50।
हाँ दूसरे का भी 50 आ रहा है। जल्दी बताओ सेकेंड वाले का आंसर। 50 आ रहा है उसका भी, देखो आ रहा है क्या आपका। सब दिया है इसमें, बस सी दे दिया है और एल दे दिया है। आया, इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये किसकी वैल्यू गिवन है? इंडक्टेंस की ना। मतलब सर एक्सेल कितना होता है? अरे ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की जगह पे क्या रख दें सर? 2 पाई एफ इंटू में एल। सर 2 पाई एल की वैल्यू दी है, एफ दिया है क्या? कितना? 50, तो रख दो 2 सर पाई एफ की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 20/पाई, 20/पाई। ठीक है भाई, बट्टा 50 200 और ये 2000 होगा क्या? होगा ओम में, एक्सेल मिल गया 2000 ओम। अब बताओ एक्सी निकाल लें। सर एक्सी क्या होगा? 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ सी। सर 1/2 पाई एफ की जगह फिर 50 और सी की जगह पे 5/पाई। ठीक है भाई, पाई से पाई कैंसिल, 100 और 5 क्या 5000 हो जाएगा? नहीं 500 होगा ना, 500 होगा ना। 50 200 500, 1/500 हुआ, 1/500। सर ये एक्सी मिल गया है और यहाँ मिल गया एक्सेल। कौन बड़ा है? अच्छा माइक्रोफैरेड है, यही बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो 10 टू दी पावर क्या लिख लेते हैं? -6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू दी पावर -6 है तो 50 2 100 हो गया सर, और 100 में 5 का मल्टीप्लाई होके 500 हो गया। और 10 टू दी पावर -6 है तो भेज दीजिए इसको ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 10 का पावर 4, मतलब एक्सी की वैल्यू क्या 10,000 हो जाएगी? क्या होगी? 10 का पावर 4। अब बताओ कौन बड़ा है, एक्सी की एक्सेल? अच्छा ये भी 2000 हो रहा है। अच्छा नीचे 5 बचा है। ठीक 2000, दोनों बराबर आ गए। तब तो सर ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गई। तो एक्सेल में से एक्सी घटा दीजिए तो सीधे 50 कर दें। देन V इज इक्वल टू आई इंटू में R, बस यही होगा। हमें क्या निकालना है? इम्पीडेंस R निकालना है। तो R तो सिंपल कितना दे रखा है, वही इम्पीडेंस है। क्या Z वही है ना? क्योंकि Z का फॉर्मूला देखो लगता क्या है सर? Z का फॉर्मूला लगता है सर R² प्लस एक्सेल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गए 0, तो R की वैल्यू 50 है। देन Z इज इक्वल टू रूट में 50 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गए क्योंकि 2000 में से 2000 0 हो गया, तो ओनली Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। साफ दिख रहा है, ये ऐसे ही है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन लिखिए, करके लाइएगा। What will be the reading in a voltmeter and ammeter? What will be reading in a voltmeter and a ammeter of a circuit shown in a figure? सर्किट है,
यहाँ XC है 4 ओम का, XL है ये भी सर 4 ही ओम का है, और R है, बहुत आसान हो गया 45 ओम, और ये 90 वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है AC सोर्स। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क का है। सेकेंड क्वेश्चन, a resistor of 12 ohm a capacitor of reactance 14 ohm and a pure inductor of inductance 0.1 हेनरी, 0 पॉइंट है ये भाई, 0.1 हेनरी are joined in a series across a 200 volt 50 hertz supply. कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? करंट, दूसरा फाई, ठीक है, और पाई की वैल्यू ब्रैकेट में दिया है 3 लेना है। पहले में करंट कैलकुलेट करना है, दूसरे में फाई, पाई की वैल्यू 3.14 की जगह 3 लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। करिएगा इन दोनों क्वेश्चन को। आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, रेजोनेंस पे, ठीक है। कोशिश किया जाएगा कि इस वीक में चैप्टर ख़त्म हो जाए, ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, तो वही लास्ट रेजोनेंस, बैंडविड्थ, यही सब है। क्या हुआ फिर? हाउ बोले तुम, वो बोलो, कहाँ है बोलो? 12 ओम। अच्छा, इसमें 4 ओम है, 4 ओम है, 45 ओम है।